आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इस एपिसोड से हमें एक नया आर्क देखने को मिलता है, शिबुया आर्क। इस एपिसोड में जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबारा, यूजी और मेगुमी अपने मिशन को कंप्लीट करके लौट रहे होते हैं। मेगुमी थके होने की वजह से वहां से चला जाता है। यूजी एक मूवी देखने का प्लान बनाता है और नोबारा से साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर नोबारा मूवी के बारे में पूछती है। यूजी बताता है कि मूवी का नाम अर्थवॉर्म 4 है। ये मूवी एक पागल साइंटिस्ट के ऊपर है जो इंसानों को केंचुए में बदल देता है। किसी तरह से एक इंसान जो अब केंचुआ बन चुका होता है वो साइंटिस्ट के चंगुल से भाग जाता है और एक घर में छुप जाता है। यूजी आगे बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स वहां छुट्टियां बनाने के लिए आते हैं, जहां पर एक लड़की को उस केंचुए जैसे दिखने वाले आदमी से प्यार हो जाता है, पर बाद में बाकी के स्टूडेंट्स उस आदमी को मार देते हैं। पर हमें पता चलता है कि उस केंचुए जैसे आदमी के बहुत सारे केंचुए जैसे दिखने वाले बच्चे हो जाते हैं। और ये मूवी का प्लॉट सुनकर नोबारा सीधा मना कर देती है और कहती है, मुझे ऐसी चूतिया मूवी नहीं देखनी, और खुद शॉपिंग के लिए चली जाती है। उसके बाद यूजी अकेले ही मूवी के लिए जाने लगता है, पर उसके पीछे एक लड़की यूजी को देख रही होती है जो उससे बात करना चाहती है, पर यूजी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमे और टोडो इटाडोरी, मेगुमी, नोबारा, माई और पांडा को ग्रेड 1 सोर्सरर बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं, जिस पर क्योटो हाई स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं ग्रेड 1 सोर्सरर ही बाकी के सोर्सरर की सोसाइटी क्रिएट करते हैं, और ग्रेड 1 सोर्सरर बनना इतना भी आसान नहीं है। उन्हें सबसे पहले उतने मिशन कंप्लीट करने होंगे जितना एक ग्रेड 1 सोर्सरर करता है। उसके बाद उन्हें सेमी ग्रेड 1 सोर्सरर बनाया जाएगा, फिर उन्हें सारे मिशन पर अकेला भेजा जाएगा। जब वो सारे मिशन अच्छे से करने में कामयाब हो जाते हैं तब उनके बाद उन्हें ग्रेड 1 सोर्सरर बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि टोडो और मेमे टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं और कौन कौन ग्रेड 1 सोर्सरर बनेगा इस पर बातचीत भी कर रहे होते हैं। टोडो मेमे से कहता है, जब तक सुकुना कंट्रोल में नहीं आएगा जुजुत्सु हाई के लोग उसे और ज्यादा कठिन मिशन पर भेजेंगे, जहां पर सुकुना की बाकी के फिंगर्स होने के चांस और भी ज्यादा होंगे, और सुकुना अपनी फिंगर्स को लेने के लिए इटाडोरी की हेल्प करेगा ही। इससे पक्का इटाडोरी सारे मिशन कंप्लीट करके ग्रेड 1 सोर्सरर बन जाएगा। टोडो आगे कहता है, तुम्हें पता है इस चीज में कौन इटाडोरी की हेल्प करने वाला है? मैं इटाडोरी के साथ हर एक मिशन पर जाऊंगा। जिस पर मेमे हंसते हुए कहती है, जो लोग दूसरे सोर्सरर को रिकमेंड करते हैं वो उनके साथ मिशन पर नहीं जा सकते। ये सुनकर टोडो उदास हो जाता है और वो गेम भी हार जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोबारा शॉपिंग करके लौट रही होती है। उसके पीछे वही लड़की आ जाती है जो इटाडोरी से बात करना चाहती थी। वो नोबारा से इटाडोरी के बारे में पूछने लगती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम ओजावा होता है, जो इटाडोरी के साथ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। ओजावा पहले बहुत ही ज्यादा मोटी और हाइट में छोटी हुआ करती थी, पर टोक्यो आने के बाद ओजावा की हाइट बढ़ जाती है और वेट भी काफी कम हो जाता है। ओजावा नोबारा को बताती है कि वो इटाडोरी को लाइक करती है। ये सुनकर नोबारा बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ओजावा नोबारा से इटाडोरी के बारे में पूछती है और कहती है, क्या तुम इटाडोरी को पसंद करती हो? जिस पर नोबारा मना कर देती है और फटाफट से मेगुमी को बुला लेती है, क्योंकि मेगुमी इटाडोरी को बहुत अच्छे से जानता है। मेगुमी आकर ओजावा को इटाडोरी के बारे में बताता है। वो बताता है कि इटाडोरी की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और इटाडोरी को लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुनकर ओजावा और नोबारा दोनों ही खुश हो जाती हैं। नोबारा फटाफट से इटाडोरी को बुला लेती है। इटाडोरी जब आता है तो शुरुआत में वो ओजावा को पहचान नहीं पाता, पर उसे ओजावा को पहचानने में ज्यादा देर भी नहीं लगती। आगे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें स्कूल में इटाडोरी के दोस्त इटाडोरी से पूछते हैं, क्या स्कूल में तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जिस पर इटाडोरी कहता है, ऐसे तो कोई लड़की मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं ओजावा को चुनूंगा। हमें पता चलता है कि ओजावा ये सारी चीजें सुन रही होती है। आगे इटाडोरी के दोस्त ओजावा का मजाक उड़ाते हैं कि वो तो बहुत मोटी है, तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है? जिस पर इटाडोरी कहता है, ओजावा की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, इसके अलावा उसका खाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ये सब सुनकर ओजावा वहां से चली जाती है।
हम आगे देखते हैं कि स्कूल के बाद इटाडोरी घर जा रहा होता है और ओजावा भी अपने घर जा रही होती है। ओजावा सोचती है कि इटाडोरी मेरी उन बातों को लाइक करता है जिनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। इटाडोरी बाकी सबसे अलग है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। आखिर मैं भी बाकी लोगों की तरह सोच रही हूँ जो केवल एक इंसान को पसंद करते हैं और बाकियों को हेट करते हैं। हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। इटाडोरी और ओजावा दोनों आपस में अलविदा कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। कैफे से लौटते वक्त मेगुमी और नोबारा बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इटाडोरी और ओजावा को कम से कम एक दूसरे का नंबर ले लेना चाहिए था, जिस पर नोबारा कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास ओजावा का नंबर है। नोबारा आगे कहती है कि ओजावा को देखकर मुझे एक बात समझ आ गई, अगर इटाडोरी ने पहले गर्लफ्रेंड बना ली और मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। अगले सीन में इटाडोरी भी उन लोगों के पास आ जाता है और सभी लोग मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उटाही में गोजो की बात याद कर रही होती है, जिसमें गोजो कहता है आजकल ऐसी कर्स स्पिरिट भी हैं जो खुद से सोच सकती हैं और वो कर्स यूजर्स के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही हैं, तो मैं क्योटो हाई स्कूल में देखना चाहिए। तभी वहां पर इटाडोरी, नोबारा और मेगुमी पहुंच जाते हैं, जहां पर उटाही में तीनों को बताती है कि टोटल 2 लोग कर्स स्पिरिट का साथ दे रहे हैं, जिनमें से एक तो प्रिंसिपल के ऊपर का लेवल का हो सकता है जिसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, पर दूसरा क्योटो जुजुत्सु हाई स्कूल का स्टूडेंट माकामारू हो सकता है। इसके बाद वो सभी लोग बेसमेंट में जाने लगते हैं, जहां पर माकामारू की असली बॉडी होती है। उताही में आगे बताती है कि हम इस चीज के बारे में ज्यादा श्योर नहीं है, पर अगर देखा जाए तो माकामारू ही एक ऐसा इंसान है जो ये कर सकता है। माकामारू एक पपेट स्टाइल जुजुत्सु सोर्सर है। माकामारू की हेवनली रिस्ट्रिक्शन टेक्निक की वजह से उसकी पपेट टेक्निक की रेंज पूरे जापान को कवर कर लेती है। अगर माकामारू को सुइटेबल पपेट मिल जाए तो माकामारू कुछ भी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग माकामारू के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर माकामारू की बॉडी होनी चाहिए थी। जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, जिस पर वो लोग पक्का श्योर हो जाते हैं कि वो माकामारू ही है जो धोखा दे रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जहां पर माकामारू होता है वहां पर गेटो और माहितो आ जाते हैं। माहितो माकामारू को मारने की बात करता है और कहता है हमारा काम इससे अब पूरा हो गया है, जिस पर गेटो कहता है हम इसे अभी मार नहीं सकते हैं। हमने एक शपथ ली थी जिसमें माकामारू की हेल्प के बदले मुझे उसकी बॉडी को हील करना होगा। पहले तुम्हें अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जुजुत्सु टेक्निक का यूज करके इसकी बॉडी को हील करना होगा, उसके बाद हम इसे मार सकते हैं। पर शिबुया में माकामारू हमारे बहुत काम आ सकता है। माकामारू कहता है तुम लोग क्योटो हाई स्कूल पर हमला नहीं करोगे, उसके अलावा जो भी करना है करो। गेटो माहितो को उसे हील करने के लिए ऑर्डर देता है, जिस पर माहितो कहता है क्या पता है गलती से मैं ज्यादा पावर यूज कर दूं और तुम्हारा राम राम सत्य हो जाए। जिस पर गेटो माहितो को समझाता है जब हम खुद से शपथ लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं तब हमारे पास जो भी पावर है वो चली जाती है और हम कमजोर हो जाते हैं, पर हम किसी दूसरे के साथ शपथ लेते हैं और वो तोड़ देता है तो पता नहीं हमारे ऊपर कौन कौन सा तूफान आएगा। ये सुनकर माहितो चुपचाप माकामारू को हील करने लगता है। माकामारू जैसे ही हील होता है माहितो उससे लड़ने लगता है। माकामारू एक एक करके अपने सारे पपेट को माहितो से लड़ने के लिए भेजता है, पर माहितो बड़ी ही आसानी से उन्हें तोड़ देता है। जैसे ही माहितो माकामारू की तरफ देखता है उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। माहितो को लगता है कि माकामारू वहां से भाग गया है, पर माकामारू जमीन के नीचे से हमला करता है और मोहितो को हवा में उछाल देता है। माहितो उससे बच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से एक बड़ा सा रोबोट निकल कर आता है जिसे माकामारू कंट्रोल कर रहा होता है। माहितो उस रोबोट को देखकर कहता है आखिर तुमने अपना टाइम यूं बर्बाद नहीं किया है, अब मजा आएगा ना लड़ने में। माहितो सोचता है माकामारू जरूर उस रोबोट के अंदर ही होना चाहिए। माहितो पता लगा लेता है कि माकामारू उस रोबोट के सर के अंदर बैठा हुआ है। हम देखते हैं कि गेटो बाहर से बैरियर डाल देता है जिससे माकामारू किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। माकामारू सोचता है अगर मैं बैरियर और गेटो दोनों पर फोकस करता हूं तो माहितो से बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मैंने सोचा था कि मैं साटोरू गोजो से कांटेक्ट करके शिबुया प्लान के बारे में सब बता दूंगा और वो मुझे बचा लेगा। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे किसी न किसी तरीके से गोजो को कांटेक्ट करना होगा।
माकामारू सोचता है मेरे पास अभी बचने का बस एक ही तरीका है, मैंने इतने समय से जो कर्स एनर्जी इकट्ठी करी हुई थी मैं सारी की सारी यूज कर लूंगा। माकामारू अपने साथ के स्टूडेंट कासुमी को याद करता है और माहितो पर हमला शुरू कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल थिंक एनिमे को सब्सक्राइब जरूर करें